अपने सामने बैठे आनंद जी और रश्मि जी को रागनी हल्के गुस्से से देख रही थी। रमेश जी के बिजनेस पार्टनर और कोई नहीं बल्कि आनंद जी ही थे, जो अपनी बीवी यानी रश्मि जी और बेटे दीपक के साथ डिनर पर आए थे। रहमानी जी भी काफ़ी हैरान लग रही थी रश्मि जी को देखकर। क्या हुआ रागनी? कर्तव्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से बोला। रागनी ने बस कुछ नहीं हुआ कहकर बात को टाल दिया था, लेकिन कर्तव्य समझ गया था कि आखिर रागनी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वह तो सब जानता था। यह है रागनी, मेरे बेटे की वाइफ। रमेश जी रागनी की तरफ इशारा करके आनंद जी और रश्मि जी से बोले। वहाँ मौजूद दो लोग यानी कि मनोरमा जी और रमेश जी नहीं जानते थे कि रागनी की मम्मी रश्मि जी हैं, जबकि आनंद जी ने रागनी को बड़ी ही आसानी से पहचान लिया था, क्योंकि उन्होंने उसे फोटोज में देखा था जो रश्मि जी के पास मौजूद थे, यादगारी के तौर पर। नमस्ते, रागनी बेमन से अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोली, तो वह दोनों भी मुस्कुरा दिए। बहुत प्यारी लग रही हो रागनी, आप इस जोड़े में। रश्मि जी प्यार से रागनी को देखती हुई बोली। इस वक्त रागनी ने डार्क ग्रीन फ्लावर प्रिंट की साड़ी पहनी हुई थी। उसमें वह काफ़ी अच्छी लग रही थी। थैंक यू। रागनी अपनी साड़ी के पल्ले को ठीक करते हुए हौले से बोली। रश्मि जी का मन कर रहा था कि वह रागनी की नज़र उतार दे, क्योंकि आज पहली बार था कि वह उसे किसी ट्रेडिशनल ड्रेस में देख रही थी। सच में उनकी छोटी सी गुड़िया काफ़ी बड़ी हो गई थी। शादी हो गई थी उसकी। आज वह अपनी ससुराल में अपने पति के साथ थी। यह सब सोचकर ही उनकी आंखों में नमी तैर गई थी, लेकिन यह नमी खुशी की थी। मम्मा क्या हुआ? दीपक ने जब रश्मि जी की आंखों में नमी देखी तो वह तुरंत बोला। रश्मि जी अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, शायद आंखों में कुछ गिर गया है। ओह, दीपक हल्का सा मुस्कुराकर बोला। चलिए डिनर तैयार है। कुछ देर बाद मनोरमा जी मुस्कुराकर बोली तो सभी हॉल से उठकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। रागनी रुकी तो कर्तव्य उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर रागनी ने हाँ में सिर हिला दिया। कर्तव्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बहुत ही प्यार से बोला, क्या? ये ब्लाउज मेरी स्किन को काट रहा है, शायद कुछ चुभ रहा है, बार बार रीचिंग भी हो रही है। मैं ये चेंज करके आती हूँ, वह धीरे से बोली। तो कर्तव्य मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, जाओ और चेंज करके आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं जी। बोलकर वह मुड़ी और वहां से जाने लगी कि तभी कर्तव्य ने उसकी कलाई पकड़ी और आंखों में शरारत लिए बोला, अगर तुम कहो तो हेल्प करवाने चलूं? शट अप। रागनी उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई थी। वह अपनी कलाई छुड़वाकर बोली और वहां से ऊपर की तरफ भाग गई। कर्तव्य उसे हड़बड़ी में भागता देख मुस्कुरा दिया और सबके पास आकर बैठ गया। रागनी कहाँ गई? मनोरमा जी ने सवाल किया तो कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, बस आ रही है, आप सब शुरू कीजिए। रागनी, तुमने साड़ी क्यों चेंज कर ली? रागनी जब नीचे आई तो उसने कपड़े बदले हुए थे। मनोरमा जी ने जब उसे देखा तो वह तुरंत उसे टोकती हुई बोली। तो रागनी अपनी प्लेट में खाना निकालती हुई बोली, शायद कुछ चुभ रहा था इसलिए चेंज कर ली। उसकी बात सुनकर मनोरमा जी कुछ नहीं बोली, लेकिन रश्मि जी का चेहरा उतर गया था, क्योंकि वह जानती थी उन्होंने उसकी तारीफ की थी कि वह काफ़ी अच्छी लग रही थी उस साड़ी में, और इसी कारण से रागनी साड़ी को चेंज करके आ गई थी। एक टीस सी उठी उनके सीने में। अपनी ही बेटी की आंखों में खुद के लिए इतनी नाराजगी देखना शायद वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका दिल तड़प कर रह गया था। तभी रागनी के जोर से खांसने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। शायद वह जल्दीबाजी में खाना खा रही थी, इसलिए उसे ठसका लग गया था। रश्मि जी ने अपने सामने रखे पानी का गिलास उठाया और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाने को हुई कि उसे अपने साइड से भी खांसने की आवाज़ आई। उन्होंने साइड में देखा तो वह दीपक था। शायद उसे भी ठसका लग गया था। रश्मि जी ने असमंजस में एक बार रागनी की तरफ देखा और फिर दीपक की तरफ। इस वक्त दोनों को ही पानी की ज़रूरत थी। रागनी ये देख चुकी थी कि रश्मि जी पानी का गिलास लेकर एक बार उसकी तरफ देख रही थी और एक बार दीपक की तरफ। रश्मि जी ने जब देखा कि कर्तव्य ने जल्दी से गिलास उठाकर रागनी के होठों के पास लगा दिया है, तो उन्होंने भी जल्दी से अपना पानी का गिलास दीपक की तरफ बढ़ा दिया। दीपक की कमर को सहलाते हुए रश्मि जी ने उसे पानी पिलाया। भाई ये देखकर रागनी के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ।
रागनी पियो पानी। कर्तव्य थोड़ा परेशान सा बोला, क्योंकि रागनी आंखों में आंसू लिए रश्मि जी और दीपक को ही देखे जा रही थी। रागनी ने कर्तव्य के हाथों से ही पानी पी लिया। अरे बच्चों, आराम से खाना खाओ। सुशील जी रागनी और दीपक दोनों की ही तरफ बारी बारी देखकर बोले। ठीक हो बेटा तुम? रश्मि जी ने दीपक से सवाल किया तो वह मुस्कुराकर बोला, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। आराम से खाना खाओ। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हुई मुस्कुरा दी। यह सब देखकर और सुनकर रागनी का दिल कटकर रह गया। उसने अपने आंसू साफ किए और चुपचाप खाना खाने लगी। वह बीच बीच में अपनी नज़र उठाकर दीपक की तरफ देख लेती। सच में उसे इस वक्त दीपक से बेहद जलन महसूस हो रही थी। डिनर के बाद थोड़ी देर और बातों का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद आनंद जी, रश्मि जी और दीपक चले गए। उन्हें जाने के बाद रागनी भी सीधा अपने कमरे में चली गई। उसे यूं जाता देख मनोरमा जी सबकी तरफ देखकर बोली, इसे क्या हुआ? हाँ, उसके सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए चली गई। रमानी जी समझ गई थी, इसलिए वह बहाना बनाकर बोली, सिर में दर्द था तो बता देना चाहिए था ना। पर नहीं, बताने में तो मोहतरमा का मुंह दुखने लगता है। मनोरमा जी मुंह बनाकर बोली और अंदर की तरफ बढ़ गई। रहमानी जी को रागनी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि कर्तव्य उन्हें रोकता हुआ बोला, आरडी आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है बेटा, संभाल लेना। वह परेशान सी बोली। जी आप बेफिक्र हो जाइए, कर्तव्य उन्हें रागनी की तरफ से तसल्ली देता हुआ बोला और खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, क्योंकि फिक्र तो उसे भी बहुत हो रही थी उसकी। वो जैसे ही कमरे पर पहुंचा, सबसे पहली चीज जो थी वह रागनी के सिसकने की थी, जो उसके कानों में पड़ी थी। उसका कुछ सामान नीचे फर्श पर फैला हुआ था। उसकी चूड़ियां, जो उसने कुछ देर पहले तक अपनी उन खूबसूरत सी कलाइयों में पहनी हुई थी, वह फर्श पर कहीं कहीं बिखरी पड़ी थी। कुछ खराब हो चुकी थी और कुछ सही सलामत थी। उसके झुमके भी वहीं गिरे पड़े थे। रागनी बेड से पीठ टिकाए फर्श पर बैठी थी और उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपाया हुआ था और लगातार रो रही थी। उसे यूं देखकर कर्तव्य का दिल बहुत बुरी तरह से तड़प उठा। वह जल्दी से उसके पास नीचे फर्श पर ही बैठ गया और उसे झट से अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा ही उसके सीने से जा लगी। जब उसे महसूस हुआ कि यह कर्तव्य है, तो उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह बिलख पड़ी। कर्तव्य ने भी उसे अपने सीने में भींच लिया। रागनी, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? कर्तव्य उसके बालों में हाथ घुमाता हुआ बोला। क्यों प्रोफेसर, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता? क्यों? रागनी रोते हुए बेबस सी बोली। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर मेरी मम्मी नहीं करती मुझसे प्यार। वो भी करती है रागनी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा ही है। आज आपने देखा कि उन्होंने दीपक को पानी पिलाया, उसे प्यार से कहा कि वो आराम से खाना खाए, लेकिन लेकिन मुझसे नहीं कहा। क्या क्या ऐसी माएँ होती हैं? रागनी बस रोते हुए बोल रही थी और कर्तव्य को उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी भी आंखें नम हो चुकी थीं। हाँ, वह अपने इमोशन को कंट्रोल करना बखूबी जानता था। उसे सिखाया गया था, लेकिन ना जाने क्यों रागनी को यूं रोता हुआ देख नहीं पा रहा था। मानो वह दर्द व तकलीफ रागनी को नहीं, बल्कि उसे खुद हो रही है। आप नहीं जानते, पापा के जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी। सिर्फ 17 साल की थी। सोचा कि शायद किस्मत में पापा का जाना जल्दी लिखा था। एक्सेप्ट कर ली थी मैंने ये बात। मुझे लगा मेरी मम्मी तो हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना। लेकिन एक दिन वह भी मुझे छोड़कर चली गई। बहुत रोका मैंने। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन वह पत्थर का दिल करके मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें जरा भी दया नहीं आई मुझ पर कि मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर। कर्तव्य ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन रागनी आगे बोली। दो पूरे 2 दिन मैं दरवाजे पर ही बैठी रही थी, यह उम्मीद लेकर कि वह आएंगी वापस, लेकिन वह कभी नहीं आई। जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, वो नहीं थी मेरे पास, क्योंकि वह तो बिजी हो चुकी थी किसी और का घर बसाने में। एक बार जाने के बाद उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा
कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई, कर्तव्य की तरफ देखकर। ये जो कुछ हुआ इसमें मेरी क्या गलती थी? प्रोफेसर, आप बताइए, मेरी क्या गलती थी? क्या मैं एक माँ का प्यार डिजर्व नहीं करती थी? क्या मुझे ज़रूरत नहीं थी उनकी? थी, थी, सबसे ज़्यादा। आप जानते हैं, स्कूल में सब बच्चे ये कहकर चिढ़ाते थे कि मैं बुरी हूँ, तभी तो मेरे पापा और मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चले गए। और उन बच्चों की मम्मियाँ मुझ पर तरस खाती थी कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। उनकी सहानुभूति से चिढ़ होती थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं देखा उन्होंने। रागनी बस पागलों की तरह रोई जा रही थी और अटक अटक कर बोले जा रही थी। उसके हर एक शब्द में उसका दर्द, उसकी तकलीफ झलक रही थी। कर्तव्य अभी भी उसे अपने सीने में भींचे हुए था और वह बस रोए जा रही थी। काफी देर रोने के बाद रागनी खुद ब खुद ही चुप हो गई थी, लेकिन सुवगना अभी भी जारी था। कर्तव्य अभी भी उसे अपने सीने में छुपाए बैठा था। वह भी उसकी बाहों में बिखर सी गई थी। कर्तव्य को लगा कि हाँ, अब ठीक है, तो उसने रागनी को खुद से दूर किया। हाँ, लेकिन वह उसे अभी भी अपनी बाहों में लेकर बैठा था। उसने धीरे से उसके बालों को सही किया जो बिखर गए थे, और फिर उसकी उन लाल आंखों में देखा जो रोने की वजह से हो चुकी थी। और तो और उसकी काजल भी फैल चुके थे, गालों पर आंसुओं के निशान थे। कर्तव्य का दिल उसे इस हालत में देखकर तड़प उठा। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता या फिर गलत नहीं होता। हाँ, बस हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मजबूरन हमें वह काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। रागनी, मैंने देखा है कि वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र, तुम्हारे लिए ममता, तुम्हारे लिए प्यार देखा है। जानता हूँ तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन गुस्से और नाराजगी में तुम वह नहीं देख पा रही जो मैं देख पा रहा हूँ। वह तरसती हैं तुम पर प्यार लुटाने के लिए, तुम्हारे सिर पर प्यार से हाथ रखने के लिए, लेकिन तुम्हारी नाराजगी और गुस्से की वजह से वह तुमसे बात नहीं कर पा रही। एक औरत जिसका पति ना हो, उससे पूछ कर देखो कि यह समाज उनका कैसे जीना हराम कर देता है। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों पर उनके लिए पाबंदियां लगाता है। अगर उसने एक गैर मर्द के साथ बात कर ली या फिर वह थोड़ी सी भी उसके साथ इन्वॉल्व होती है, तो भाई समाज उनके कैरेक्टर पर बड़ी ही आसानी से उंगली उठा देते हैं। यहाँ लोग अपने हाथों में सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं। उसे जज कर जब मर्जी चाहा किसी को भी हाथ में थमा देते हैं। उन्होंने खुद के बारे में सोचा तो कौन सा गलत काम किया? क्यों हमेशा सेक्रीफाइस एक माँ ही करे? तुम्हें वह गलत इसलिए लग रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने बारे में सोचा। सॉरी, पर तुम भी रेसिस्ट हो रागनी, जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ भेदभाव में ही निकल जाती है। तुमने कभी प्रैक्टिकली सोचा ही नहीं रागनी, तुमने सिर्फ समाज के नज़रिए से सोचा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़रूरत थी उनकी। उस समय वह तुम्हारे पास तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन रागनी, क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा? जिस दर्द और तकलीफ से तुम गुजर रही थी, भाई वह तुमसे भी कई गुना दर्द और तकलीफ सह रही थी। तुम्हें बस अपनी तकलीफ दिखती थी क्योंकि तुमने कभी उनकी तकलीफ देखने की कोशिश नहीं की। रागनी, करता भी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। वही उसकी बात सुनकर रागनी एकटक बस उसे ही देख रही थी। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ रागनी, लेकिन गलत वह भी नहीं है। करता भी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरता हुआ बोला। तो रागनी भर्राए गले से बोली, तो क्या जो उन्होंने मेरे साथ किया वह सही किया? मुझे छोड़कर चली गई? वह रागनी बोल ही रही थी कि कर्तव्य ने धीरे से उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और नामे से हिला दिया। रागनी ने डबडबी आंखों से उसकी तरफ देखा तो कर्तव्य आगे बोला, कभी कभी किसी के लिए हमारे मन में इतनी करवाहट होती है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किसी दिन मौका मिला तो उसे बताएंगे कि उसने हमें कितनी ठेस पहुंचाई है, और हमें यह पता भी नहीं होता कि क्या हम सच में उसे बता पाएंगे भी या नहीं। बस सुनाने भर के लिए हम उस हादसे को कई बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। सामने वाले ने जो पीड़ा, जो दर्द, जो तकलीफ हमें दी, उसे याद कर हम स्वयं को वही पीड़ा जाने कितनी बार देते हैं। क्यों ना उस बात को भुलाकर स्वयं को बार बार राहत होने से बचा लें। जो हुआ सो हुआ। अब हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसे भूलकर आगे तो बढ़ सकते हैं ना? नहीं भुला पाऊंगी मैं प्रोफेसर। रागनी कर्तव्य की उंगली अपने होठों से हटाते हुए बोली।
कोशिश करने से हर चीज़ संभव हो सकती है। तुम बिना कोशिश के ही इसको असंभव बता रही हो, तो यह तो गलत है। कर्तव्य फौरन बोला। कर्तव्य की बात सुनकर रागिनी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम अपनी तरफ से कोशिश करोगी तो एक दिन ये जरूर होगा। कर्तव्य प्यार से उसके माथे को चूमता हुआ बोला। घड़ी में रात के करीब 12 बज रहे थे। कर्तव्य संजीदा सा खिड़की पर खड़ा उस काली रात को शून्य में देख रहा था। बार बार रागिनी का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। बड़ी ही मुश्किल से उसने उसे संभाला था, और आज उस बात को 2 महीने गुजर चुके थे। उस दिन के बाद से ही रागिनी काफी चुपचाप सी रहने लगी थी। ना ही कर्तव्य से बात करती थी और ना ही घर में किसी से भी बात करती थी। वह काफी डिप्रेस्ड सी लगने लगी थी, मानो वह खुद में ही घुलकर रह गई थी। रातों में नींद नहीं आती थी उसे, बस जागती रहती थी। डॉक्टर की सलाह पर कर्तव्य ने उसे स्लीपिंग पिल्स देनी शुरू की थी, क्योंकि न सोने की वजह से उसकी तबीयत हद से ज़्यादा खराब होने लगी थी, जिसका पूरा असर उसकी पढ़ाई पर देखने को मिल रहा था। वह अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि तभी उसके कानों में एक लड़की की फ्रस्ट्रेट सी आवाज़ टकराई। साल होने को आया है और हम अभी भी इसी मिशन पर अटके हुए हैं। ना ढंग से कोई क्लू मिल रहा है, ना कोई लीड मिल रही है। ऐसा पहली बार है कि हमें किसी मिशन को करने में इतना टाइम लग रहा है लीडर। कर्तव्य ने मुड़कर आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ श्रद्धा एक टेबल पर बैठी थी और अपने सामने रखे लैपटॉप को बस घूरे जा रही थी। इतना इम्पेशेंट होना भी सही नहीं है श्रद्धा जी, समर बोला, जो श्रद्धा के पास खड़ा हुआ दीवार पर लगे एक मैप पर मार्कर से कुछ लिख रहा था। ओह प्लीज स्टॉप इट, श्रद्धा उसकी कमर पर एक मुक्का मारती हुई झुंझलाकर बोली। लीडर, आप देख रहे हैं कि अब लड़ाई की शुरुआत ये कर रही है, समर चिढ़कर बोला। मुझे लगता है कि मुझे हेड बॉस से कहकर अपनी टीम चेंज करा लेनी चाहिए। कर्तव्य अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और उन दोनों की तरफ बारी बारी देखता हुआ बोला। वहीं कर्तव्य की बात सुनकर दोनों एकदम सीधे हो गए। वी वर जस्ट किडिंग विद ईच अदर, नथिंग मोर देन दैट। यू नो हाउ मच वी लव ईच अदर। श्रद्धा जल्दी से समर का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर बोली। अगर तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो इधर ध्यान दो। कर्तव्य एक बड़ी सी टेबल पर रखे मैप को देखता हुआ बोला, तो दोनों ही कर्तव्य के पास आकर खड़े हो गए और टेबल पर रखे मैप को देखने लगे। कॉलेज में मौजूद हर एक हिस्से को हम कई बार चेक कर चुके हैं, वहाँ काम कर रहे प्रोफेसर से लेकर पियोन तक, इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड तक, पर हमने अपनी नज़र बनाई हुई है। फिर भी हमें कोई भी लीड नहीं मिल रही है। कुछ तो है जो हमारी आंखों से अभी भी छुपा हुआ है, लेकिन क्या? श्रद्धा मैप में देखती हुई परेशान सी बोली। एक जगह अभी भी रहती है श्रद्धा, कर्तव्य बारीकी से मैप को देखता हुआ बोला। कौन सी जगह? श्रद्धा और समर एक साथ बोले। लाइब्रेरी स्टोर। कर्तव्य एक तरफ उंगली को पॉइंट करता हुआ बोला। लाइब्रेरी स्टोर में मैंने चेक किया है, पर इसमें तो बुक्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। श्रद्धा तुरंत बोली। हमें क्लू यहीं से मिलेगा, कर्तव्य पूरे विश्वास के साथ बोला। श्रद्धा और समर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर और डिस्कस करने के बाद कर्तव्य उन दोनों की तरफ देखकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह ही मुझे कॉलेज में सप्लाई होने वाले बुक्स की हर एक डिटेल चाहिए, कि वह किस पब्लिशिंग हाउस से बनकर आती है और क्या क्या प्रोसेस है, हर एक डिटेल, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वह भी। यस लीडर, हो जाएगा, दोनों एक साथ बोले। उसके बाद कर्तव्य अपने घर के लिए निकल गया। कर्तव्य वहाँ से निकलकर सीधा घर ही आ गया। जब वह कमरे में आया तो उसकी नज़र रागिनी पर पड़ी, जो बेड पर आराम से सो रही थी, या यूं कहें कि वह जाने से पहले उसे एक स्लीपिंग पिल्स देकर गया था, जिसका असर बखूबी दिखाई दे रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले उसने कपड़े चेंज किए और फिर रागिनी के पास आकर लेट गया। आंखें बंद करने से पहले उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया था और कुछ पल ठहरकर उसे निहारा था। इन दिनों उसके चेहरे का नूर मानो कहीं गायब हो गया था, और उस नूर की जगह अब एक अजीब सी उदासी थी, जो सोते हुए भी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। कर्तव्य को महसूस हुआ कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जोर से जकड़ लिया है। शादी के बाद से ही वह एकदम बदल सी गई थी। जहाँ पहले वह एकदम बिंदास सी, थोड़ी शरारती सी, थोड़ी गुस्सैल, थोड़ी जिद्दी सी, थोड़ी मुंहफट सी हुआ करती थी, और अब
अब तो वह किसी से बात तक नहीं करती थी, ना ही कॉलेज में और ना ही घर पे। बस चुपचाप अपने कमरे में ही बैठी रहती थी, सबसे कटी कटी सी रहने लगी थी। रहमानी जी घंटों उसके पास बैठकर उसे समझाती रहती थी। हाँ, वह सुनती जरूर थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं थी, जब तक ज़्यादा ज़रूरत न हो। उसे यूं देखकर कर्तव्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इस वक्त भी वह उसे उदासी सी दिख रही थी, क्योंकि वह जानता था कि वह बहुत ही तकलीफ में है। उसके लिए वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसका उसे सबसे ज़्यादा रिग्रेट था। उसने एक अफसोस के साथ रागनी की तरफ देखा और धीरे से उसके माथे को चूम लिया। वह बेखबर सी बस सो रही थी। कर्तव्य ने उसे खुद में ही समेट लिया। रागनी, हो गई तुम तैयार? कर्तव्य कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। रागनी, जो कि अपनी बुक्स बैग में डाल रही थी, वह थोड़ा रुकी और कर्तव्य की तरफ देखने लगी, जो उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। हाँ, बस बाल बनाने रहते हैं, रागनी धीरे से बोली और वापस से बैग में बुक्स डालने लगी। कर्तव्य ने एक नज़र उसके बालों को देखा, जो खुले हुए थे। वह हल्का सा मुस्कुराया और ड्रेसिंग टेबल के पास आकर वहाँ से उसने हेयर ब्रश को उठाया और रागनी के पीछे से आकर खड़ा हो गया। इरादा अब उसके बालों को बनाने का था। ये आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? कर्तव्य की इस हरकत पर रागनी चौंक गई थी। चुप, बस थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रहो। कर्तव्य उसकी गर्दन को आगे की तरफ करता हुआ लगभग ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोला। रागनी कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी हो गई। कर्तव्य ने पहले तो उसके बालों में ब्रश घुमाई और फिर 2 रबर बैंड लाकर रागनी के बालों को पोनी टेल में बांधने लगा। रागनी ने बोलना चाहा, लेकिन कर्तव्य ने यह कहकर चुप करवा दिया कि हिलो मत, बस बस हो गया, हो गया, अब चलें। कर्तव्य रागनी के बंधे हुए बालों को देखकर मुस्कुराया और थोड़ा सेटिस्फाइड वाले अंदाज में बोला, जबकि रागनी डाउटफुली उसकी तरफ देख रही थी। रागनी ने कर्तव्य को साइड किया और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मिरर में देखने लगी। कर्तव्य ने उसके बालों की पोनी टेल्स तो बनाई थी, लेकिन बिल्कुल बच्चों वाली, एक ऊपर और एक नीचे। खुद को देखकर रागनी ने फिर कर्तव्य की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। ये क्या किया? कितनी प्यारी लग रही हो, देखो तो सही। आपको कुछ नहीं आता, मेरे बालों को खराब कर दिया। रागनी थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती हुई बोली। मैंने तो बनाई है, देखो तो। क्या देखूं? रागनी आंखों को बड़ी बड़ी कर बोली और अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लिया। बवाल, जिस हिसाब से आपने ये बनाई है, मैं कोई बच्ची तो नहीं, रागनी चिढ़कर बोली और अपने बालों को संभालने लगी। कर्तव्य कंफ्यूज सा उसकी तरफ देख रहा था। उसने तो अपनी तरफ से अपना 100% दिया था, बट उसे महसूस हुआ कि वह बाल बनाने में बहुत ही खराब था। रागनी ने 2 मिनट से भी कम समय में अपने बालों को बना लिया था और फिर कर्तव्य की तरफ मुड़कर बोली, अब देखिए, इसे कहते हैं बाल बनाना। हाँ, तो मेरे कौन से लंबे बाल हैं जो मुझे एक्सपीरियंस होगा उन्हें बनाने का। पर तुम तो खैर छोड़ो, तुम क्या समझो मेरी मासूम सी फीलिंग्स को? कर्तव्य मुंह लटकाकर बोला, मानो वह दिखाना चाह रहा हो कि सच में रागनी नहीं समझती है उसकी फीलिंग्स को। आपने कोशिश की, मुझे अच्छा लगा। कर्तव्य की बात सुनकर रागनी को लगा कि कर्तव्य को सच में बुरा लग गया है। वह 1-2 सेकंड रुकी और फिर हौले से मुस्कुराकर बोली, मेरा इनाम? कौन सा इनाम? मैंने कोशिश तो की, उसका इनाम। कर्तव्य उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, जबकि रागनी ने अपने आप को पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। प्रोफेसर, हम लेट हो रहे हैं। रागनी ने जब देखा कि वह ड्रेसिंग टेबल से सट चुकी थी और कर्तव्य उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था, रागनी को उसका इरादा समझते देर न लगी थी कि वह अपने हाथ को उसके सीने पर रख उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए बोली। तो कर्तव्य ने उसके चेहरे पर ही नज़र जमाए उसका हाथ अपने सीने से हटाया और फिर अपना हाथ उसकी कमर पर लपेटकर उसे खुद के और करीब खींच लिया। रागनी भी उसकी बाहों में किसी कटी पतंग की तरह आ गिरी। मैं आंखों को बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। बहुत दिनों से बचती फिर रही हो ना, पर आज नहीं जाने दूंगा। कर्तव्य उसकी आंखों में आंखें डाले थोड़ा शरारत से बोला। प्रोफेसर, चुप, वह उसके होंठों पर उंगली रखकर बोला। रागनी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। कर्तव्य धीरे से उसकी तरफ झुका ही था कि उसे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। शायद वह पीछे से आ रही थी। कर्तव्य हड़बड़ाकर रागनी से दूर हो गया
क्योंकि ड्रेसिंग मिरर से वह देख चुका था कि दरवाजे पर रहमानी जी खड़ी थी। उसने धीरे से रागनी की तरफ देखा, जो शायद यही बताने की कोशिश कर रही थी उसे, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुनी उसकी। अपना ये प्रोग्राम बनाने से पहले कम से कम दरवाज़ा ही बंद कर लेते बेटा, रहमानी जी अपनी हंसी को रोकती हुई बोली। तो कर्तव्य के साथ साथ रागनी वह दोनों ही शर्म से कुछ लाल हो चुके थे। नहीं आरडी, रागनी की आंखों में कचरा चला गया था। मैं तो बस वही निकाल रहा था। कर्तव्य बड़ी मुश्किल से एक बहाना बनाता हुआ बोला। तो रहमानी जी मौक करती हुई बोली, ऐसे आंखों से कचरे मैंने मेरी जिंदगी में बहुत निकाले हैं। मैं आता हूँ। कर्तव्य झेप गया और अब उसे लगा कि शायद यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। हाँ हाँ, रहमानी जी बोली। तो कर्तव्य वहाँ से निकल गया। आरडी, आपने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया इन्हें, रागनी हल्का सा मुस्कुराकर बोली और बेड से अपना बैग उठा लिया। मैं तो बस तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों का यहाँ यह सब। रहमानी जी बोलती बोलती रुक सी गई। उनकी टोट में शरारत थी। चलिए, मुझे देर हो रही है, रागनी शर्माते हुए बोली और वहां से निकल गई। रहमानी जी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। मैम, मे आई कम इन? कर्तव्य प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हुआ अंदर बैठी रश्मि जी से बोला। तो रश्मि जी हल्के से मुस्कुराकर बोली, यस कम इन। अगर आपके पास टाइम है तो क्या हम बात कर सकते हैं? कर्तव्य सीधा ही बोला। तो रश्मि जी थोड़ा झिझकते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, बैठिए, बैठकर बात करते हैं। जी थैंक यू बोलकर कर्तव्य उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। कुछ पल के लिए वहाँ एकदम खामोशी सी छा गई, इतनी कि दीवार घड़ी की सुइयों के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। क्या बात करनी है? आखिर में रश्मि जी ही बात का सिलसिला शुरू करते हुए बोली। जी मुझे रागनी के बारे में बात करनी है, कर्तव्य एकदम सीरियस होकर बोला। क्या बात करनी है रागनी के बारे में? रश्मि जी के माथे पर बल पड़ चुके थे। एक्चुअली इस वक्त रागनी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, कर्तव्य सदी सी आवाज में बोला, जबकि उसकी बात सुनकर रश्मि जी हैरान सी उसे देखने लगी। क्या हुआ है उसे? रश्मि जी बोली। आप उसकी मम्मी है तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, और मैं भी उसे इतनी तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूँ। यह बोलकर कर्तव्य ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रश्मि जी की आंखें भीग उठीं। रागनी के दर्द और उसकी तकलीफ की दवाई सिर्फ आपके पास है मैम। मैं कैसे? वह मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, बहुत नाराज है, रश्मि जी भर्राए गले से बोली, क्योंकि रागनी की करंट सिचुएशन के बारे में सुनकर उन्हें भी बहुत बुरा लगा था, और कहीं ना कहीं वह खुद को भी उसकी इस सिचुएशन की जिम्मेदार मान रही थी। नाराज है और गुस्सा भी, पर आपने कभी उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की? नहीं की। और अगर आप करती ना, तो रागनी इतनी पत्थर दिल नहीं है कि वह अपनी नाराजगी को नहीं छोड़ती। उसमें भी इंसानी दिल है, कर्तव्य बहुत ही सहजता से बोला। रश्मि जी की मानो जुबान तालू से चिपक गई थी। कहीं ना कहीं रश्मि जी को कर्तव्य की बात सही लग रही थी, और असल सच भी यही था। दूसरी शादी के बाद जब वह रागनी से मिलने राठौर हाउस गई, तो रागनी ने गुस्से में उस दिन उनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, और ये भी कहा था कि अब से आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। तो अपनी ये झूठी ममता मुझे मत दिखाइए। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आइंदा से मुझ पर हक मत जताइएगा। उस दिन के बाद जब भी वह उससे बात करने की कोशिश करती, तो रागनी गुस्से में उन्हें दबा देती थी, और फिर उन्होंने भी मान लिया था जो हुआ, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी साइड को क्लियर करने की कोशिश ही नहीं की थी, और ना उसका गुस्सा, ना नाराज़गी ख़त्म करने के लिए कोई जतन किया था। रागनी की तकलीफ वह अच्छे से समझती थी, लेकिन वह बस उसे कभी समझा नहीं पाई। रश्मि जी को चुप देखकर कर्तव्य आगे बोला, जानता हूँ कि पास्ट में जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम अपना प्रेजेंट यानी कि आज तो बेहतर बना सकते हैं ना, और उसे बेहतर बनाने के लिए खूबसूरत ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए आपके और रागनी के बीच, और थोड़ा रुक कर। उसके लिए आपको उससे बात करनी होगी। मैं कैसे? वह मेरी बात कहाँ सुनेगी? रश्मि जी झिझकते हुए बोली। सुनेगी, वह ज़रूर सुनेगी। बस आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है, जो मुझे उसके साथ रहते हुए पता चली है। अक्सर मैं भी उसे यूज़ करता हूँ। जब वह ज़्यादा गुस्सा हो जाती है
कर्तव्य थोड़ा मुस्कुराकर बोला। तो रश्मि जी ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि कौन सी ट्रिक की बात कर रहे हो। वहीं कर्तव्य उनके भाव अच्छे से समझ गया था। मैं मुस्कुराते हुए ही बोला, बहुत सिंपल है, आप उससे ज़्यादा गुस्सा करके दिखाओ उसके सामने। मैं भी यही करता हूँ। जब वह ज़्यादा गुस्सा करती है तो मैं उससे डबल गुस्सा करके दिखा देता हूँ। फिर वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप बात सुन लेती है, फीका सा मुस्कुराकर। पर आजकल तो एकदम गुमसुम सी रहने लगी है। कितनी भी कोशिश कर लूँ, हमेशा हाँ और हूँ कहकर बात को ख़त्म करती है। कभी कभी लगता है कि यह वो रागनी है ही नहीं जिसे मैं जानता था, जिससे मैंने शादी की थी। मैं समझ गई कि आखिर मुझे क्या करना है। और अब बेफिक्र हो जाइए, रश्मि जी हल्का सा मुस्कुराकर कर्तव्य से बोली। बस मैं रागनी को तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मदद के लिए आपके पास आया, क्योंकि उसे बस आप ही ठीक कर सकती हैं। कर्तव्य हाथ जोड़कर बोला। तो रश्मि जी ने तुरंत ही उसके हाथ नीचे कर दिए थे। तुम्हें हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वह मेरी भी बेटी है। मेरी हरकतों ने भी उसके गुस्से और नाराज़गी को बढ़ावा दिया है हमेशा, लेकिन अब नहीं। हो कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो। कर्तव्य फीका सा मुस्कुराकर बोला। क्या हो गया है तुम्हें? श्रद्धा रागनी की तरफ देखकर बोली। तो रागनी ने बस कुछ भी तो नहीं हुआ कहकर बात टाल दी। रागनी, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं तो तुम इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हो? कुछ भी करने का मन ही नहीं करता, बस चुपचाप बैठना अच्छा लगता है। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमेशा की तरह मेरे साथ शेयर कर सकती हो। मैं किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करूंगी। जब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या बताऊं मैं तुम्हें? रागनी डेस्क पर अपना हाथ रखकर उस पर अपना सर टिकाकर बोली। रागनी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी उसकी बातों में। भाई श्रद्धा भी अच्छे से समझ रही थी कि रागनी जानबूझकर उसकी बातों को एकदम लाइट वे में ले रही थी। शायद वह इस वक्त उसे किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। श्रद्धा ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। जब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो, मैं हूँ। श्रद्धा रागनी के हाथ के ऊपर हाथ रखकर बोली। तो रागनी भी हल्का सा मुस्कुरा दी। क्या बातें हो रही हैं? समर उन दोनों के पास ही आता हुआ बोला। तो दोनों ने अपना रुख समर की तरफ कर लिया। सॉरी रागनी, लेकिन पता नहीं कि गाड़ी का आगे वाला टायर पंचर कैसे हो गया। तुम्हें ऑटो से जाना पड़ेगा। मैंने एजेंसी वालों को फ़ोन कर दिया है, वहाँ पर आते ही होंगे तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। कर्तव्य अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ, गाड़ी के आगे वाले टायर को देखता हुआ रागनी से फ़ोन पर बोला। वहीं रागनी, जो कि कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक बस स्टैंड पर खड़ी थी, वह भी परेशान हो गई। ऐसे अचानक से कैसे पंचर हो गया? पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा ठीक है, मैं ऑटो से ही चली जाती हूँ। आप आ जाइएगा घर जब गाड़ी ठीक हो जाए। रागनी माथे पर आई पसीने की बूंदों को अपने रुमाल से साफ करती हुई बोली। वहाँ खड़ी खड़ी वह काफ़ी बेचैन हो चुकी थी। एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी उसे। सूरज भी पूरे जोर पर था। हल्की हल्की लू भी चल रही थी। ध्यान से जाना और घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करना। जी बोलकर रागनी ने फ़ोन काटा और अपनी जीन्स की पॉकेट के हवाले कर दिया। अचानक से उसे चक्कर जैसा फील होने लगा था। उसने धीरे से अपने सर को पकड़ लिया। ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? घबराकर उसने जल्दी से पानी की बोतल बैग से निकाली और वहीं बैठकर 2-3 घूंट पानी पिया। पानी पीने के बाद अब उसे कुछ बेहतर महसूस होने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैरों में जान ही खत्म हो चुकी थी। उसे जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर एक ऑटो को ही रुकवा सके। रागनी, क्या हुआ बेटा? ये जानी पहचानी सी आवाज़ जैसे ही रागनी के कानों में पड़ी, उसने अपनी नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखा। रश्मि जी का परेशान सा चेहरा उसके सामने। रागनी ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया और ज़बरदस्ती वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। वह गिरने को हुई, लेकिन रश्मि जी ने उसे जल्दी से थाम लिया। बेटा, तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ, रागनी अपना हाथ उनके हाथ से निकालती हुई बोली। उसमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उनको खुद से दूर कर रही थी। बेटा, तुम्हारी तबीयत मुझे खुद सही नहीं लग रही है, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, बोलकर अचानक उसका शरीर ढीला सा पड़ गया। वह आंखें, जिन्हें वो अब तक खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अब बंद हो गई थी।
वह निढाल सी उनकी बाहों में झूल रही थी। रागनी को बेहोश देखकर रश्मि जी की घबराहट में हाथ पैर फूल गए। उन्होंने जल्दी से ड्राइवर को आवाज़ लगाई, जो कि कुछ दूर पर ही गाड़ी के पास खड़ा था। रश्मि जी की आवाज़ सुनकर वह दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। जी मेम साहब, मेरी मदद करवाओ इसे गाड़ी तक लेकर जाने में। जी, ड्राइवर आराम से बोला और उसने रागनी को एक तरफ से पकड़ लिया और एक तरफ से रश्मि जी ने। दोनों बड़ी ही सावधानी से रागनी को गाड़ी तक लेकर आए और फिर उसे उतनी ही सावधानी से गाड़ी में पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। रश्मि जी ने रागनी का सिर अपनी गोद में रख लिया और ड्राइवर की तरफ देखकर बोली, हॉस्पिटल चलिए। जी जी मेम साहब, ड्राइवर बोला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को स्टार्ट कर हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। रश्मि जी घबराई हुई सी बार बार रागनी के गालों को थपथपा रही थी, लेकिन रागनी तो बेसुध सी लेटी थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसे यूं देखकर रश्मि जी और ज़्यादा घबरा गईं। थोड़ा जल्दी चलाइए। जी जी मेम साहब, चला रहा हूँ, ड्राइवर बोला और गाड़ी की स्पीड पहले के मुकाबले और बढ़ा दी। डॉक्टर ने रागनी का अच्छे से चेकअप किया। जब रश्मि जी ने पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी बेटी एकदम ठीक है। पर डॉक्टर, उसे चक्कर आ गए थे। उनका शुगर लेवल बहुत कम हो गया था, इसलिए चक्कर आ गए थे। ये अच्छा हुआ कि आप उसे समय रहते हॉस्पिटल ले आए। खैर, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी वह आराम कर रही हैं। शाम तक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर बहुत ही सहजता से बोले और एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर रश्मि जी के चेहरे पर अब सुकून की रेखा उभर आई थी। उन्होंने एक चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यूं अचानक से रागनी की बेहोश होने पर वह काफ़ी घबरा गई थी। पर अब सब ठीक था। वह अंदर आई तो देखा कि रागनी बेड पर लेटी हुई है और शायद डॉक्टर के द्वारा दिए गए इंजेक्शन का असर था कि वह आराम से सो रही थी। रश्मि जी थके कदमों के साथ चलकर उसके बेड तक आईं और वहीं रखे स्टूल पर बैठ गईं। उन्होंने कांपते हाथों से रागनी का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे चूम लिया। यह करते हुए उनकी आंखें खुद ब खुद भीग उठी थीं। आंसू उनकी आंखों से निकलकर गालों पर लुढ़क रहे थे। वह सच में बहुत घबरा गई थी। वही जानती थी कि कैसे उन्होंने खुद को संभाल कर उसे संभाला था, वरना तो उसे बेहोश देखकर उनके हाथ पांव ही फूल गए थे। उन्होंने रागनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा कि तभी बोर्ड रूम का दरवाज़ा खुला। रश्मि जी ने अपनी नज़र दरवाजे की तरफ उठाकर देखा तो वहाँ आनंद जी खड़े थे। उन्हें देखते ही अब तक जुटाई उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह उठी और सीधा ही उनके सीने से जा लगी और सिसक पड़ी। आनंद जी ने भी उनको खुद के सीने में छुपा लिया था। दरअसल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रश्मि जी ने ही आनंद जी को फ़ोन करके सब बता दिया था, क्योंकि वह कहीं ना कहीं जानती थी कि शायद ही वह ये सब अकेले हैंडल कर सके। आनंद जी भी अपने ऑफिस से निकलकर जल्दी ही वहाँ आ गए थे। चुप रश्मि, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज खुद को संभालिए, आनंद जी उनकी पीठ को सहलाते हुए बोले। आनंद, मेरी बच्ची, वह तड़प कर बोली, क्योंकि उनके लिए भी बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि उनकी रागनी, जो हमेशा हंसी रहती थी, एकदम बिंदास रहती थी, उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि अब वह किसी के सामने खुद की प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर रही थी और बस खुद में ही घुटकर रह गई थी और कहीं न कहीं वह रागनी की इस हालत की जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। आनंद जी ने उन्हें संभाला और वहीं पर बिठा दिया। उन्हें पीने के लिए पानी दिया ताकि वह कुछ अच्छा महसूस कर सकें। रश्मि जी का मन तो नहीं था, लेकिन आनंद जी के कहने पर उन्होंने पानी की एक घूंट पी ही ली। आनंद जी को लगा कि अब रश्मि जी कुछ शांत हो गई थी, तो वह उनके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा दबाते हुए बोले, यहाँ आने से पहले मैं डॉक्टर के पास ही गया था। उन्होंने कहा है कि रागनी एकदम ठीक है। हाँ, बस बॉडी में थोड़ा शुगर लेवल कम हो गया था, इसलिए शायद चक्कर आ गए थे, बट वह अब बिल्कुल ठीक है, तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आनंद जी की बात सुनकर रश्मि जी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और रागनी को देखने लगीं। सच में पिछले कुछ महीनों में रागनी में काफ़ी बदलाव आ गए थे।
पहले वह थोड़ा हेल्दी सी हुआ करती थी, लेकिन अब उसका वेट काफ़ी लूज हो गया था। चेहरे से सारा ग्लो तो मानो ख़त्म ही हो गया था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। रागिनी की ऐसी हालत देख देख कर रश्मि जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई? कर्तव्य ने तो 1 घंटे पहले ही फ़ोन करके कहा था कि गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वह नहीं आ पाएगा। पर रागिनी अकेली आ रही है और जब वह घर पहुंच जाए तो मैं उसे इन्फॉर्म कर दूं। पर देखो तो ज़रा, अब तक उसके आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इन्फॉर्म कहाँ से करूं? मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं। लेकिन देखो तो ज़रा, हॉल में बैठी हुई मनोरमा जी भुनभुनाते हुए बोल रही थी, पर बार बार उनकी नज़र दरवाजे की तरफ ही उठ रही थी। उन्हें भी अब रागिनी की फिक्र सताने लगी थी। हाँ, पर उनका फिक्र जताने का तरीका अलग था। आ जाएगी, आप फिक्र क्यों करती हैं? बच्ची नहीं है वो, शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ लग गई होगी। वहीं खड़ी रहमानी जी, जो कि बहुत देर से उनकी बात सुन रही थी, वह बोली। तो मनोरमा जी चुपचाप सी बैठ गई। और फिर क्या, आधा घंटा और बीत गया। अब मनोरमा जी के साथ साथ रहमानी जी को भी उसकी फिक्र होने लगी थी। मनोरमा जी ने कर्तव्य को फ़ोन करके बताना चाहा, लेकिन कर्तव्य के फ़ोन में नेटवर्क न होने की वजह से बात ही नहीं हो पाई। आखिर में थककर मनोरमा जी ने रागिनी को कॉल की। वहीं रागिनी के फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ बोर्ड रूम के उस शांत माहौल की शांति भंग करने में सफल हो गई थी। रश्मि जी और आनंद जी दोनों ही वहीं पर थे। रश्मि जी ने देखा कि फ़ोन रागिनी की पॉकेट में था, तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर उसका फ़ोन उसकी पॉकेट से निकाल लिया और स्क्रीन पर देखा, जिस पर यम यम नाम शो हो रहा था। रश्मि जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें वह कॉल रिसीव करनी चाहिए या नहीं। वह इस दुविधा में उलझी हुई थी कि कॉल कट हो गई। किसकी कॉल थी? आनंद जी ने पूछा, तो रश्मि जी ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो कि मुझे नहीं पता। रश्मि जी फ़ोन को वापस रखने लगी कि एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। पहले की तरह इस बार भी एम कॉलिंग हो रहा था। मन ही मन कॉल रिसीव करने का इरादा कर रश्मि जी ने आखिर में कॉल रिसीव कर ही ली थी। उन्होंने जैसे अपने कान पर फ़ोन लगाया, सामने से थोड़ा गुस्से भरी आवाज़ आई। रागिनी, कहाँ हो तुम? और अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? चलो, माना कि अगर तुम फ्रेंड के साथ हो, पर कम से कम घर पर एक बार इन्फॉर्म तो कर दो, ताकि घर वाले परेशान ना हो। मनोरमा जी जल्दी जल्दी बोली। सामने से एक औरत की आवाज़ सुनकर रश्मि जी समझ गई थी कि फ़ोन की दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि मनोरमा जी थी। उन्होंने बोलने से पहले अपना गला साफ किया और धीरे से बोली, मनोरमा जी, ये मैं हूँ मिसेज आनंद। आप? सामने से रश्मि जी की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी थोड़ा चौंक गई थी, क्योंकि उन्होंने रागिनी को कॉल की थी और वहीं रागिनी की जगह सामने रश्मि जी को मौजूद देख अब थोड़ी घबरा गई थी। आपने रागिनी का कॉल उठाया? वह कहाँ है? क्या आप दोनों एक साथ हैं? उन्होंने सवाल किया, तो रश्मि जी ने कुछ भी ना छुपाना सही समझा और उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे वह बस स्टॉप पर घस खाकर गिर गई थी और कैसे वह उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। मनोरमा जी ने उनसे हॉस्पिटल का पता लिया और फ़ोन रखकर रहमानी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गईं। रास्ते में ही मनोरमा जी ने परेशान होकर रहमानी जी को बता दिया था जो रश्मि जी ने उनसे कहा था। रहमानी जी भी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वह आराम से देख सकती थी कि उनसे कई गुना परेशान मनोरमा जी लग रही थी। वह थोड़ा हैरान भी थी, क्योंकि अब तक उन्होंने यही देखा था कि वह कुछ खास पसंद नहीं करती थी रागिनी को। तो फिर ये परेशानी, क्या मनोरमा जी ने रागिनी को एक बहू के तौर पर अपना लिया था? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।